दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंटेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंटेक मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर पिछले कुछ महीने से लगातार सरगर्मियां बनी रही हैं। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम निकाय चुनाव संबंधी आरक्षण की जो सूची जारी की थी, उस पर कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज की और अदालत के द्वारा उस पर रोक लगाई गई और एक कमेटी बनाकर उसे जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह पूरा एक पुनरीक्षण करके कि आरक्षण संबंधित जो भी दावे हैं या आपत्तियां हैं उसको संदर्भ में एक पूरी रिपोर्ट तैयार करे, खाका तैयार करे। उसके आधार पर भी नया नगर निगम के जो निकाय चुनाव है उस पर आधारित होंगे। अहम फैसला दिया है जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें हरी झंडी दिखाई है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप उनके निर्णय को स्वीकार भी करता हूं। कमेटी बनाई गई थी संबंधित विषय को जांचने परखने के लिए। उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपी और शासन के द्वारा अदालत में जमा की गई। अदालत ने जो रोक लगाई थी चुनाव से संबंधित विषय पर, उस पर रोक हटा दी और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम चुनाव से संबंधित जो अधिसूचना थी, उसके जो आरक्षण की व्यवस्था थी, मेयर की या नगर पालिका अध्यक्ष हैं, संदर्भ में अपनी एक अधिसूचना भी जारी कर दी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव के लिए मेयर व अध्यक्ष सीटों और प्रदेश के सभी वार्डों के आरक्षण की नए सिरे से अंतरिम अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी कर दी है। चुनाव को लेकर अदालत में रोक लगाई थी, उसके ऊपर जो एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने जो अपनी आख्याएं प्रस्तुत की, उसके आधार पर बहुत सारी सीटों पर आरक्षण बदलाव हो गया। हमारे राज्य में 545 नगर पंचायतें हैं, 200 नगर पालिका परिषद हैं और 17 नगर निगम हैं। इस प्रकार 762 नगर निकाय हैं जिनमें चुनाव की प्रक्रिया हमने 5 दिसंबर 2022 को शुरू कर दी थी। हमने उस समय ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन कुछ कानूनी विषय उपस्थित हुए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। उस प्रक्रिया में डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात आई, वो हमने बनाया भी। हम उस समय भी कह रहे थे और बार बार कहे हैं कि हम ओबीसी सहित सभी वर्गों को उचित आरक्षण जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें संपूर्ण आरक्षण देते हुए और सभी वर्गों के साथ न्याय करते हुए, सामाजिक न्याय के साथ सबका विकास की भावना से हम चुनाव में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो आरक्षण के बदलाव से राजनीतिक जो हलकों में निश्चित रूप से सरगर्मियां बढ़ी हैं और सभी दल अपने अपने राजनीतिक गणित दोबारा से बैठाने लगे हैं। दोबारा से उन्होंने उस पर होमवर्क शुरू कर दिया है कि आरक्षण व्यवस्था जो बदली गई है कुछ सीटों पर, उस पर उनके जो राजनीतिक समीकरण है वह कितने असरदार हैं या नहीं हैं, या उसमें हम कैसे मजबूती से राजनीतिक दल दोबारा से अपनी उन सीटों के आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार अपनी भूमिका वहाँ पर दर्ज करें या अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो राजनीतिक दल लगातार सक्रिय हो गए हैं पुनः और उनके जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं विभिन्न सीटों पर, उन्होंने भी अपनी दावेदारी को नए सिरे से दर्ज कराना शुरू कर दिया है। तो वर्तमान का जो दौर है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो लोकल चुनाव है, जो नगर निगम के चुनाव है, निकाय चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, उसमें लगातार दावेदारों की संख्या बढ़ गई है जातिगत समीकरण के आधार पर। और सभी राजनीतिक दल, जहां बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है कि वह कैसे अपनी सत्ता की जो उनकी पकड़ थी मतदाताओं पर, क्या वह पुनः उस मतदाताओं का समर्थन इन निगम के चुनाव में भी बरकरार रख पाएंगे, या समाजवादी पार्टी ने जो अपनी पोजीशन सुधारी थी विधानसभा चुनाव में, क्या वह उस पोजीशन को जो उन्होंने अपनी बेहतर की थी पिछले चुनाव के तुलना में, क्या वह उसे बरकरार रख पाएंगे। ये बड़े सवाल इस समय राजनीतिक हलकों में तैर रहे हैं। और कमेटी के द्वारा जो आख्याएं प्रस्तुत की उसके आधार पर जो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें अगर आरक्षण की व्यवस्था को देखें उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव के नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात जो चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से लगातार इस प्रयास में है कि जो राजनीतिक समीकरण है या जातिगत समीकरण है किस तरह से वे अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए मैनेज करें, और जो उनके दावेदार हैं क्या वह चुनावी जीत की क्या उनके क्या संभावनाएं हैं। इस पर राजनीतिक दलों ने अपने दावेदारों की जो जन्म कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है कि कौन सा दावेदार उनके राजनीतिक हितों के लिए सही साबित होगा और वह चुनाव में क्या विजय प्राप्त कर सकता है। इस पे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जो उनके माध्यम होते हैं अपने दावेदारों के लिए उसकी पूरी उसका देखने के लिए कितना उसमें संभावना है विजय प्राप्त करने की, वे उसमें आकलन करने जुट गई हैं। और अपने जो पर्यवेक्षक हैं उनके या जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनके प्रदेश के अंदर, उनको विभिन्न जिम्मेदारियां देकर निकाय चुनाव से संबंधित भाई उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं
और साथ ही जो उनकी लोकल बॉडीज़ हैं, जहाँ उनके संगठन, जो लोकल का संगठन है उनका, उसके भी फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन सा दावेदार, कौन सा पार्टी का पदाधिकारी हमारी जीत की संभावनाओं को मजबूती प्रदान करेगा और जीत सुनिश्चित कर सकता है। तो तमाम तरह की एक्सरसाइज जो हैं, प्रयास हैं राजनीतिक दलों के द्वारा इस समय शुरू हो गई हैं। सत्ता के लिए चुनौती, खासकर बीजेपी के लिए चुनौती इन चुनावों में ज़्यादा बढ़ी है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने अभूतपूर्व विजय प्राप्त करी उत्तर प्रदेश के अंदर, उस विजय को इन निकाय चुनाव के अंदर भी बरकरार रखना और जो पिछले चुनाव का प्रदर्शन था नगर निगम चुनाव में, उससे और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करना, तो जिन निकाय चुनाव में बीजेपी नहीं जीती थी उनमें जीत प्राप्त करना उसके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरण क्या उन्हें जीत प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे, यह देखना बड़ा सवाल है। और साथ ही इसमें ये चुनाव जो बड़े माना जा रहा बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। कारण क्या है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें लगभग 1 साल रह गया है और जिस तरह से देश और प्रदेश की राजनीति में इस समय विपक्ष के द्वारा जो एक लामबंदी की जा रही है, जो एक सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की भूमिका में विपक्ष दिखाई दे रहा है, जो वह जनहित के मुद्दों की बात करें, अगर हम चाहे जनता से जुड़े मुद्दों की बात करें, जिस तरह से विपक्ष मुखर हो रहा है और साथ ही अडानी को लेकर जिस तरह से विपक्ष का जो हल्ला बोल है सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, क्या वह इन चुनाव में कुछ उनका परिणाम परिलक्षित हो सकता है? ये ऐसे बड़े सवाल हैं जो विपक्ष की अगर जीत मिलती है तो निश्चित रूप से उनके लिए संजीवनी का काम करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन अगर बीजेपी एक तरफा यहाँ जीतती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यह कहीं न कहीं विपक्ष के लिए एक चुनौती होगा कि कैसे वह 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने लिए जीत की संभावनाओं को पुनर्जीवित कर सकती है या नहीं। यह ऐसे तमाम यक्ष प्रश्न भांति ऐसे सवाल हैं जो लगातार हर राजनीतिक दल के लिए बड़े सवाल बन चुके हैं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए भी सवाल यही है कि वह अपनी पार्टी को जो उनका जो प्रदर्शन है उसको कैसे बेहतर करे। तो सत्ता के लिए जहाँ चुनौती है कि वह अपनी 2022 के विधानसभा चुनाव की जो जीत का प्रतिशत है उसको बरकरार रखे और उसे और बेहतर करे। वहीं विपक्षी दलों के लिए भी चुनौती ये है कि वह 2022 के विधानसभा चुनाव में जो उसे हार मिली है या उतना उसका बेहतर प्रदर्शन नहीं आता कि विधानसभा चुनाव में सरकार बना सके, तो उससे उन्होंने क्या सीखा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की क्या तैयारी है। इन निगम के चुनाव के द्वारा भी वह बहुत बड़े स्तर पर परिलक्षित होगा। निश्चित रूप से यह चुनाव एक बड़ा संघर्ष का चुनाव हो सकता है, दोनों सत्ता पक्ष के विपक्ष के लिए। विपक्ष में सभी पार्टियां हैं, केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। तो सभी जो पार्टियां हैं विपक्ष में, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, हालांकि राष्ट्रीय लोकदल लोग और समाजवादी पार्टी गठबंधन है। तो एक गठबंधन की परीक्षा है इस नगर निगम चुनाव में। गठबंधन किस तरह से इन चुनाव में अपनी जो भूमिका है कैसे निर्वहन करता है, या गठबंधन की जो राजनीति है उसको वह कितनी और ताकत इन चुनाव के द्वारा दे सकता है, यह देखना भी हर किसी के लिए उत्सुकता का विषय है कि किस तरह से गठबंधन, लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन है, अब क्यों विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले से बेहतर परिणाम मिले, लेकिन जो लोकल चुनाव हैं, जो पंचायत के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, तो इसमें कोई सीधा आम जनता से जो लोकल सरकार होती है उसकी एक सरकार का गठन होगा इन चुनाव के माध्यम से। तो ऐसे में वोट है जो मतदाता है वह किस तरह से किसको चुनता है, क्या गठबंधन की राजनीति को वह कहीं ना कहीं अपनाता है या सरकार के साथ ही वह जाता वर्तमान जितनी सत्ता है बीजेपी के साथ। तो ऐसे बड़े सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में बड़े कौतूहल का विषय बने हुए हैं। और साथ ही कांग्रेस के लिए भी चुनौती है कि वह जो विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन आता है उनका, वह संभावना कोई ज़्यादा अच्छी जगाता नहीं है उनकी। लेकिन निगम चुनाव के अंतर्गत क्या वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है? अगर वह अपनी इसमें उपस्थिति अच्छी तरह से दर्ज करा सकने में सफल हुआ तो लोकसभा चुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उम्मीद जगेगी और वह कुछ बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में उनमें एक आस पैदा होगी कि हम लोकसभा चुनाव को बेहतर कर सकते हैं। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात राहुल गांधी की राजनीति में कहीं ना कहीं एक इजाफा सकारात्मक रूप से लोगों के अंदर हुआ है, तो उसको भी देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात राहुल गांधी के प्रति जो लोगों में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय राहुल गांधी बने हैं, क्या कांग्रेस इस चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में उन चीज़ों को अपने समर्थन में ला सकती है, लोगों की भावनाओं को। इसके प्रति भी लोगों की सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि किस तरह से कांग्रेस अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर सकती है, क्योंकि नया अध्यक्ष उनके पास है समय उत्तर प्रदेश के ब्रजलाल खाबरी, जो कि दलित नेता हैं, दलित समाज से आते हैं। क्या वो देखना होगा कि दलितों की राजनीति में अनेक वर्षों से वह लगातार सक्रिय हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित हैं और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वह इस समय कार्यरत हैं। तो ऐसे में क्या दलित समुदाय को कांग्रेस अपने साथ ला सकती है, क्या ओबीसी समाज को अपने साथ ला सकती है? यह चुनाव बहुत सारे मायने में बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से, कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का एक बहुत ही असरदार वोट है और ऐसे में देखना है कि मुस्लिम समाज किस तरफ अपना मतदान करने के लिए वह जाता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें
तो एक तरफा यह माना जाता है कि एक तरफा एक मुश्त वोट उनका जो समर्थन है समाजवादी पार्टी की तरफ गया। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक समीकरण देश और प्रदेश में बदले हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है, राजनीतिक जो अनुभवी लोग हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, उनका बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस बार जो मुस्लिम जो अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है वह कांग्रेस की तरफ लोकसभा चुनाव में जा सकता है। तो यह टेलर एक तरह से माना जा रहा है निगम चुनाव का, और निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में, कि अल्पसंख्यक मतदाता जो है वह क्या कांग्रेस को अपनाता है इन चुनाव में। अगर वह इन चुनाव में कांग्रेस को वोट देता है तो निश्चित रूप से यह लोकसभा चुनाव के लिए परिलक्षित होगा कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस से पुनः जुड़ने लगा है। तो इससे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि जो मतदाताओं का जो रुझान है वह कहीं ना कहीं एक अलग तरह से परिलक्षित हो रहा है, और मतदाता अपने अपने हिसाब से अब तय करने लगा कि उनकी जो राजनीतिक जुड़ाव है किस दल के साथ रहना चाहिए। और जल्दी ही उत्तर प्रदेश सरकार भी निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे जल्दी जल्दी पूरा करना चाहती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के शुरुआती हफ्ते में यह चुनाव पूरा प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, और नगर निगम की सरकार, निकाय चुनाव की जो सरकार हैं वह अपने अपने उसमें अस्तित्व में आ जाएंगी, और इसका जो परिणाम होंगे वह भी भारतीय राजनीति को की दिशा और दशा बताने में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होंगे। तो निकाय चुनाव के जो परिणाम आएंगे उससे आधार पर कहीं ना कहीं प्रदर्शित होगा कि जो उत्तर प्रदेश का मतदाता है उसका राजनीतिक मूड 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या है। अगर सत्ता के साथ जाता है तो यह निश्चित रूप से परीक्षित होगा कि वह बीजेपी से जुड़ा हुआ है, या उसमें कुछ अगर वो बदलाव करता है, किसी दूसरी पार्टी के साथ कहीं मतदाता समर्थन अपना व्यक्त करता है, तो उसके भी राजनीतिक कहीं ना कहीं संकेत निश्चित रूप से प्रदर्शित हो जाएंगे। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं, और आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।